मेरे ख्याल से अगर सेना के पास पूरा फ्री हैंड होता ऑपरेशन अपने हिसाब से चला के अपने हिसाब से रोकने का, तो पाकिस्तान रिटर्न में लिख के शिमला समझौते की तरह लिख के देता कि आज के बाद हम कभी आतंकवाद की घटना में लिप्त नहीं होंगे। ये स्थिति थी। चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड फोर्सेस को हमारे देश की सेना ने लिमिटेड रिसोर्सेज से हराया। इंटेंशनल था ना कि आतंकवादियों ने कहा कि हम धर्म देख के मारेंगे, हमने ये दिखाया कि तुम पूछते रह जाओ धर्म, हमारे पास तो सब हैं, कि एक हिंदू भी हैं उसमें, एक मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब सारे व्यक्ति सेना में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे व्यक्ति सरकार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जेंडर न्यूट्रल भी है फौज तो जी, सैनिक है वहाँ तो सैनिक हैं, महिला पुरुष सैनिक भी नहीं है। और इस बात का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोगों को एक ये भी कुंठा होगी कि ये केस भी सोफिया कुरैशी साहिबा ने जीता है सुप्रीम कोर्ट। जी, तो ये हम लोग किसी भी धर्म के मानने वाले भारतीय में नहीं है जो ट्रेनिंग देके आरएसएस के लोगों के अंदर डाली जाती है देशद्रोह की करने की। और इसीलिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट हों या प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों या कोई भी हों, जो जितने जासूस पाकिस्तान के आज पकड़े भी जा रहे हैं, ज़्यादातर के तार आपको आरएसएस और बीजेपी के लोगों से मिले हुए प्राप्त होंगे। ये देख लीजिए आप। बीते 4 दिन से सेना के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बहुत कुछ कहा जा रहा है। कोई कह देता है कि ये तो आतंकवादी की बहन थी, कोई कह देता है कि सेना ही नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। ये बातें आखिर किस मानसिकता का नतीजा है? ये बातें आखिर कहाँ से सीख ली जाती हैं कि सेना जो कि शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, सेना जो कि भारत की रक्षा करने में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, उस सेना के बारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? इससे पहले शायद हमने इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। क्या है, क्यों है, और क्या इसका कोई सामाजिक समीकरण है, और इसके खिलाफ कानून में क्या सज़ा है? इस बारे में ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी। प्राचा जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 2 सीनियर लीडर, एक उप मुख्यमंत्री हैं और एक मंत्री हैं, दोनों ने ही सेना के बारे में अपमानजनक अगर कहा जाए तो बात कही है। सेना नतमस्तक हो गई है, सोफिया कुरैशी उन्हीं की बहन को भेजकर उनके साथ जो भी है, जो गाली इस्तेमाल करी उन्होंने, वो हमने करवा दिया। कानून की नज़र में इसकी क्या सज़ा है, या सज़ा है भी कि नहीं? अपमानजनक बात तो की ही है, लेकिन कानून की नज़र में मेरा नज़रिया कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक किसी कोर्ट की फैसला आ जाए तो उसको हमें अगर उससे हमें कुछ मदद मिलती है तो वो लेनी चाहिए। अभी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो बीजेपी के मंत्री थे जिनको श्री लिख के एफआईआर में श्री लिखा गया है, श्री लिख के एफआईआर लिखते हैं, जो कि किसी के खिलाफ नहीं लिखा जाता। मेरे ख्याल से बहुत ही रेयरली किसी के आगे अगर किसी का नाम ही श्री हो जब भी श्री लिखा जाता है, तो लिख के जो एफआईआर की है उसमें लिखा है। लेकिन कोर्ट ने उसके बारे में क्या बोला है ये सुनने की बात है कि प्रथम दृष्टया ये जो मंत्री जी ने, विजय कुमार जी ने स्टेटमेंट दी है, वो विजय शाह साहब ने, शाह तो एक बड़ा अच्छा नाम है, हमारे दिल्ली में भी एक अमित शाह साहब रहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक बादशाह शाह आलम भी थे जिनकी जो राज्य था वो दिल्ली से पालन तक रह गया था, पूरा अखंड भारत छोड़ के। तो शाह तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको हमें सबको ध्यान से देखना चाहिए। तो इसमें ये कहा है कि जो ये शाह साहब ने बोला है ये प्रथम दृष्टया भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली है। एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालती है, खतरा पैदा करती है उसके लिए। मतलब ये देशद्रोही हैं प्रथम दृष्टया, ये अदालत का फैसला है। अब आप इसको सोशल नज़रिए से देखना चाहेंगे, ऐसा भी नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये अपने आप को हिंदू बताते हैं ना, लेकिन ये कोई भी हिंदू जो ब्राह्मणवाद को भी मानता है वो कभी भी ऐसी घटिया मानसिकता का हो ही नहीं सकता। ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ख़ास तौर पे ट्रेनिंग मिलती है, उनको ट्रेन किया जाता है। किस लिए? कि भारत का संविधान ख़त्म करके हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है मनुस्मृति के हिसाब से। ये बाबा साहब और अम्बेडकरवाद से उनकी जो नफ़रत है पैदाइश से, वो उसको दर्शाता है। तो इसको मेरा ये मानना है कि हिंदुओं से भी जोड़ के देखना या
ब्राह्मणवाद से भी जोड़ के देखना गलत है। ये एक खास किस्म की मानसिकता है जो कि मनुवादी मानसिकता से उभर के आती है, वरना तो जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन वो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं थे। जबकि वो खुद के नाम के आगे पंडित लगाते थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। वो भले ही ब्राह्मणवाद के मानने वाले हों, लेकिन वो जो आरएसएस की मनुवाद के मानने वाले नहीं थे। तो पंडित का तो दूसरा अर्थ भी हो सकता है, लेकिन आज विषय ये नहीं है। मैं आपको ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करना हमारे देश में अब बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हिंदुओं को मिसअंडरस्टैंड करने लगे हैं आरएसएस के लोगों के साथ। वो गलत है। आरएसएस के लोग एक अलग ग्रुप हैं, हिंदू एक अलग ग्रुप है जी। अब हो सकता है कि बहुत सारी कमियां हों, हर मज़हब के मानने वालों में कमियां होती है, लेकिन ये कमी किसी भी धर्म के मानने वाले भारतीय में नहीं है, जो ट्रेनिंग देके आरएसएस के लोगों के अंदर डाली जाती है देशद्रोह की करने की। और इसीलिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट हों या प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों या कोई भी हों, जो जितने जासूस पाकिस्तान के आज पकड़े भी जा रहे हैं, ज़्यादातर के तार आपको आरएसएस और बीजेपी के लोगों से मिले हुए प्राप्त होंगे। ये देख लीजिए आप। तो मतलब बेसिक आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता केवल आरएसएस ही फैला सकता है, और सैनिक का धर्म देखा जाना या सैनिक का जेंडर देखा जाना ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि ये तो इंटेंशनल था ना, कि आतंकवादियों ने कहा कि हम धर्म देख के मारेंगे। हमने ये दिखाया कि तुम पूछते रह जाओ धर्म, हमारे पास तो सब हैं, कि एक हिंदू भी हैं उसमें, एक मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब सारे व्यक्ति सेना में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे व्यक्ति सरकार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जेंडर न्यूट्रल भी है फौज तो जी, सैनिक है वहाँ तो सैनिक हैं, महिला पुरुष सैनिक भी नहीं है। और इस बात का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोगों को एक ये भी कुंठा होगी कि ये केस भी सोफिया कुरैशी साहिबा ने जीता है सुप्रीम कोर्ट जी। तो ये हम लोग तो भारत की सेना के सैनिक हैं, महिला पुरुष भी नहीं हैं, फौजी है। इसी बात से तो नफरत है आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, इसी बात से। और आप मैं तो यूनिटी से नफरत है नहीं, कि लोग एक कैसे हैं, खुश कैसे हैं, इन सब चीज़ों से मनुवाद क्या है और अम्बेडकरवाद क्या है। जी। इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, महिला पुरुष के बराबर नहीं होती, ये है मनुवाद। अम्बेडकरवाद ये है कि इंसान इंसान के बराबर होता है, सब बराबर हैं, ठीक। ये बुनियादी फ़र्क है। अब आगे चलते हैं। आपने पूछा जो आतंकवादी कर रहे थे, तो आतंकवादी कहाँ से आए हुए हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में मनुवाद जो है भारत से भी ज़्यादा ताकत से लागू हुआ है मनुवाद। यहाँ तो लैंड रिफॉर्म्स आ गई। मनुवाद जबकि वो इस्लामिस्ट कंट्री है। फिर वो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। मुसलमानों में भी मनुवादी होते हैं जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझते। हालांकि इस्लाम धर्म में तो ये स्पेशल तौर पे वो और भी बड़े मनुवादी हैं, जो नॉर्मल मनुवादी हैं उनसे भी घटिया हैं। अगर वो किसी इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, सिखिज़म के मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं, बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं, वो मनुवादी मानसिकता के हैं, तो वो नॉर्मल मनुवादियों से ज़्यादा गंदे लोग हैं, क्योंकि वहाँ तो स्पेसिफिकली इन सभी धर्मों में मना है। जैनिज़्म में मना है, लिंगायत धर्म के मानने वालों में मना है, रविदास रहदास मना है, ख़ास तौर पे मना ये नहीं करना, वो फिर भी करते हैं, तो वो उनसे भी घृणित है। तो पाकिस्तान में आज तक ज़मींदारी प्रथा लागू है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं आए। 22 फैमिलीज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठी, एग्रीकल्चर ज़मीन पे कब्जा करके पूरे पाकिस्तान के हर सेक्टर में कब्जा करके बैठी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में 22 फैमिलीज़ हैं सिर्फ। तो वहाँ तो भारत से ज़्यादा मनुवाद है। तो अब मनुवादी क्या करेंगे? एक देश को, एक समाज को कमज़ोर करके लूटने की चेष्टा कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है हमारे देश का तो विभाजन ही हिंदू मुसलमान पे हुआ है। तो पाकिस्तान वाले भी हिंदू मुसलमान करेंगे, और जो यहाँ का उसका काउंटर पार्ट है मनुवादियों का आरएसएस, वो भी हिंदू मुसलमान करेंगे। फ़र्क ये है, वो मुसलमान हिंदू बोलेंगे, यहाँ वाले हिंदू मुसलमान बोलेंगे, बस इतना फ़र्क है। और कोई फ़र्क नहीं है इनके चाल चरित्र चेहरे में, इतना सा भी फ़र्क नहीं है। अब देखिए वहाँ के मनुवादी जो हैं वहाँ विजय जश्न मना रहे हैं कि नहीं मना रहे, और यहाँ के मनुवादी यहाँ विजय जश्न मना रहे हैं। और ये विजय क्या हुई ये बता दो मुझे आप। ये जीत के मुँह से हार छीन के लाए मोदी जी, जो हमारे बहादुर सैनिकों ने। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं कह रहे हैं, और मुझे दुख है इस बात का कि इसको सबसे पहले क्लैरिटी से इस बात को बोला जाना चाहिए कि भारतीय सेना ने, भारतीय फ़ौज ने कोई पाकिस्तान को नहीं हराया। पाकिस्तान एक छोटा सा कमज़ोर देश है। चाइना और पाकिस्तान की मिली जुली फोर्सेस को हराया है।
देवर, और उनसे अपना लक्ष्य, जो चिन्हित लक्ष्य था ना, क्या था कि आज के बाद से पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद भारत में नहीं एक्सपोर्ट करेगा। उस लक्ष्य के कगार पे से मोदी जी ने वापस बुला लिया हमारी सेना को, ये काम किया है। नहीं, सेना तो बोल रही है ना कि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारे टारगेट्स थे, हमने वो हिट किए। हमें जो रोकना था हमने रोक दिया। उनके 11 एयरफील्ड्स तबाह कर दिए, आतंक के 9 ठिकाने तबाह कर दिए, पीओके एंड पाकिस्तान के जो मेन लैंड है वहाँ पे। सेना तो कह रही है हमने अपना काम पूरा किया है, जो हमें काम बताया गया था हमने अपना काम पूरा कर दिया। नहीं, ऐसा सेना की कोई बयान मैंने नहीं देखा कि जो हमारा टारगेट था वो हमने फुली अचीव कर लिया। नहीं, एयर मार्शल AK भारती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली कहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था हमने फुलफिल किया है। आतंक के खिलाफ हमारा हमला था, हमने आतंक को जो हमें टारगेट करना था हमने कर दिया। पर मोदी जी, आतंक के खिलाफ टारगेट क्या था? मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे, आप शब्दों के बीच में जाइए और मोदी जी की स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने 8 बजे दी थी। एक जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना सब 8 बजे के नाम 8 बजे से। क्या बोलने वाले हैं? हाँ जी। तो 8 बजे उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान, और प्रेजेंट टेंस में बोला था, पाकिस्तान आतंकवाद को खाद और पानी दे रहा है। आज भी जारी है। आज भी उन्होंने नहीं बोला, पैराफ्रेज करके बोला जाए तो वो है। तो अब लक्ष्य क्या था? आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देना है। टारगेट 21 थे। टारगेट हमारा ये थोड़ी था कि कुछ जगह जाके बम डाल के वापस आ जाना है। टारगेट था आतंकवाद के हर एक ओरिजिन को ख़त्म करना, ताकि आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सके। इट्स अ लॉन्ग फाइट, नो इट इज अ लॉन्ग फाइट। सुनिए, तो क्या मैं वही बता रहा हूँ आपको कि परमानेंट ख़त्म करने का था, लेकिन अगर परमानेंट भी नहीं तो कम से कम एक लंबे टाइम तक ख़त्म करने का तो था। तो क्या ये मोदी जी ने स्टेटमेंट दी कि अब पाकिस्तान का आतंकवाद, हमें कुछ नहीं है, इधर उधर की बात सुननी नहीं है ना हमें। क्या मोदी जी ने या किसी ने भी ये स्टेटमेंट दी जो हमारा लक्षित जो लक्ष्य था, हमारा डिक्लेयर्ड गोल, ये ऑपरेशन शुरू करने का, कि आतंकवाद को ख़त्म करना है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, वो क्या मोदी जी ने बोली है बात? उन्होंने तो कहा कि कंटिन्यू कर रहा है। उन्होंने कहा, और अगर दुख की बात देखी जाए तो फौज ने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, रोक लें। नहीं, वहाँ तो कहीं उनके DGMO का फोन आता है हमारे DGMO को और हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, तो और उससे पहले किसी के भी DGMO से किसी से बात हुए से पहले तो मोदी जी के जिनसे मोदी जी सीखते हैं, अब मैं वही शब्द दुनिया का चौधरी, मैं शब्दों का वही प्रयोग करूंगा जो मोदी जी ने ट्रंप साहब के साथ व्हाइट हाउस में बैठ के बोले थे कि मैं ट्रंप साहब से सीखता हूँ। जिनसे मोदी जी सीखते हैं, उन्होंने मोदी जी को ये भी सिखा दिया कि तुम्हारे देश में मैंने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और ट्रंप साहब ने ये भी कहा है, जिसको देख के आई वॉज हॉरिफाइड, कि इन दोनों के बारे में, भारत पाकिस्तान के ऑब्वियसली नेताओं के बारे में बोल रहे थे, उधर से शहबाज शरीफ साहब के और इधर से मोदी साहब के, कि दे आर गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल एंड सून दे माइट बी हैविंग अ डिनर टुगेदर, ये सब बोला है। क्योंकि वो डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ट्रम्प, शहबाज शरीफ को बुला रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी बुला रहे हैं। ये तो ट्रंप साहब ने बोला है। हाँ। और मोदी जी ने, जिनसे वो सीखते हैं, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला ट्रंप साहब के बारे में। अपने 8 बजे के ये ज़रूर बोला कि अब देखिए, वो भी ये भारतीय सेना की जीत जो एकदम राउंड द कॉर्नर, मतलब हाथ बढ़ के पकड़ने वाली जो जीत थी, उसको रोका है नरेंद्र मोदी साहब ने। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर सेना के पास पूरा फ्री हैंड होता ऑपरेशन अपने हिसाब से चला के, अपने हिसाब से रोकने का, तो पाकिस्तान रिटर्न में लिख के, शिमला समझौते की तरह लिख के देता कि आज के बाद हम कभी आतंकवाद की घटना में लिप्त नहीं होंगे। ये स्थिति थी। चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड फोर्सेस को हमारे देश की सेना ने लिमिटेड रिसोर्सेज से हराया। तो इसमें उन्होंने बोला बंद कर दो, हमने बोल दिया बंद कर दो। हाँ जी, हम अब जा रहे हैं, ठीक, तुम 2-3 दिन बाद, क्या सीज फायर होने के अगले दिन ही तुम फिर सीज फायर का वायलेशन कर देना। ये भी मोदी जी ने बताया। दैट टू इन 3 घंटे बाद। ये भी मोदी जी ने 8 बजे बताया है। जिस समय नरेंद्र मोदी की स्पीच चल रही थी उस समय सीज फायर का वायलेशन हो चुका था। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, तो लक्ष्य जो गोल था हमारा पूरा हुआ या नहीं हुआ? अब ये आपके जो सर, मैं विषय के ऊपर वापस आना चाहता हूँ। कर्नल सोफिया कुरैशी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, है ना। सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने बोला कि क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो कि व्योमिका सिंह हैं,
वो सपोजिडली बिलीव किया जाता है कि वो राजपूत समाज से आते हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं कह रहे हैं ये लोग। नहीं, उन्होंने आगे भी कुछ कहा है और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से उनके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया है कि अगर उन्हें पता होता कि वो इस समाज से हैं तो शायद उनको भी वो गाली देते, ऐसा कुछ बोलता हुआ मैंने मुझे बताया गया। हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, इनको लगा कि वो राजपूत समाज से हैं। हाँ, तो ये बात जो है ना, देखिए जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, क्योंकि वो तो राजनीतिक ही होते हैं, तो उनके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ एक राजनीतिक लाभ ना चाहते हुए भी अंदर से होता ही है, तो वो उनके शब्दों में वो प्रदर्शित हो जाता है, चिन्हित हो जाता है। तो पर महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है कि सपा ने क्या कहा, महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश की जनता जो न्यूट्रल है जी, वो क्या कहती है, सोचती समझती और मानती है, महत्वपूर्ण वो है। और देश की जनता मेल और फीमेल में भी फ़र्क नहीं करती है, फौजी फौजी होता है, ये बात है। और इसको किसी भी प्रकार से डाइल्यूट करना किसी भी लाभ की वजह से मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो राम गोपाल वर्मा जी ने भी शायद गलती करी है यहाँ, गलती करी है, और गलती नहीं भी की तो जानते बूझते या ना समझी में ये बात कही जो है, वो उनके अंदर जो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो लाभ उठाने के लिए कही हो, लेकिन बुनियादी बात ये है कि एक तो उन्होंने मौका दे दिया आरएसएस को बच के निकलने के जाने का, कि भाई तुम्हारे, क्योंकि उनके पास तो एक ही चीज़ होती है कि हम रंगे हाथों चोरी करते पकड़े गए, तो तुमने भी तो की थी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो किसी और पार्टी ने की तो हम भी कर सकते हैं। ये जो एक आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाल लिया है, वो उस पार्टी के लोगों के लिए सही या गलत हो सकता है, लेकिन देश की आम जनता, तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो, जनता तुम्हें एक चोर बोल रही है, तुम बता रहे हो कि जी मेरे जो पहले वाले थे जो वो भी चोरी करते थे तो मैं भी, मेरी भी चोरी ठीक है, ये चलने वाला नहीं है। एक जो फ्लॉड नैरेटिव ऑफ इस्लामिक टेररिज्म वाला जो थॉट है, मैं दोबारा वही रिएटरेट करना चाहता हूँ कि टेररिस्ट ने भी धर्म पूछा और यहाँ भी धर्म देखकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डोंट यू थिंक दोनों में ही सिमिलैरिटी है? टेररिस्ट का जो थॉट है, जो चाहते थे टेररिस्ट की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति मेजॉरिटी के 26 लोगों को मार दे और एक देश में आग लग जाए हिंदू मुसलमान की, चाहते तो ये वही थे कि कम्युनिज्म भड़के, लेकिन देश की जनता ने उसको फेल कर दिया। लेकिन फिर भी हम उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, सोफिया कुरैशी तो मुसलमान हैं और व्योमिका सिंह हिंदू हैं, उनका फलानी जाति है। आज भी हम यही सोचते रहेंगे तो सर कहीं ना कहीं हम टेररिस्ट के इरादों को बल नहीं दे रहे हैं इसमें। जितना बड़ा तमाचा हाँ, पाकिस्तान के मनुवादी मानसिकता के लोगों के मुंह पे पड़ा है ये ऑपरेशन सिंदूर से, जी, देश की जनता ने आरएसएस और बीजेपी के लोगों के मुंह पे भी तो उतना ही बड़ा तमाचा मारा है। लक्ष्य तो एक है ना, सिमिलर नहीं है, एक ही है, भारत को खंडित करना, मनुवाद और मनुस्मृति को लागू करना और उसके लिए देश के टुकड़े करना। तो ये कौन सा चमत्कार है, मतलब मुझे इस बारे में डिस्कशन करते हुए भी अब बहुत हैरानी होती है। पाकिस्तान के मनुवादी भी चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे झगड़ा हो देश में, हाँ, और आरएसएस के लोग भी चाहते हैं, मतलब इसमें हम लोग क्यों इतनी बात भी करते हैं? दोनों एक ही तो हैं, क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। चाइना और पाकिस्तान इस बात को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। एज सिंपल एज स्मेलिंग द कॉफी, ऐसा है। नहीं, इसमें क्या है? और भाई दोनों आके बोल रहे हैं हमने चोरी करनी है, हाँ, चोरी करनी है, ठीक। इस जो हमारे दो भाई बहन हैं ऐसे बैठे हैं, उनको तोड़ना है ऐसे, या फाड़ना है उनको आपस में, हाँ, दोनों यही तो कह रहे हैं। और क्या पर्पस सेम है, आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली सेम है, मतलब इतना सा भी लेश मात्र भी तो फर्क नहीं है, फिर भी क्या कन्फ्यूजन है? मतलब जो आरएसएस बोलेगी वही तो पाकिस्तान के जो मनुवादी हैं वो बोलेंगे, और जो वो बोलेंगे वो ये बोलेंगे, मतलब इसमें क्या 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 कन्फ्यूजन है? एक बार नहीं, हर बार ऐसे ही होगा, क्योंकि उन्हें पता है ये करके ही चाइना और पाकिस्तान हम पे हावी हो सकते हैं, वरना उनकी हैसियत और औकात नहीं है। भले ही हम कितने भी अपनी ही गलतियों की वजह से कमज़ोर हमारा देश आज है, तो हमारे अपने जो अलग अलग सरकारें रही हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 11 साल वाली सरकार, उसकी गलतियों की वजह से हैं, वरना भारत इस समय देश का सबसे, जो दुनिया का सबसे जो रईस देश भी होता है और सबसे पावरफुल देश भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक घर में जब 5 भाई होते हैं, जब तक पांचों साथ में हैं, तो पांचों में से किसी को कोई कुछ नहीं बोल और जो इस परिवार का दुश्मन होगा, हाँ, कहीं भी हो, चाहे वो घर के अंदर हो, किसी
किसी भी रूप में या घर से बाहर हो, वो एक ही कोशिश करेगा, इनको आपस में कैसे अलग करो। घर के अंदर भी तो आते हैं ना कुछ हमदर्द बन के, जो होते नहीं है हमदर्द, वो होते हैं ना, वही बात एक ही है कि इनको तोड़ो बस। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे नहीं समझ में आता है, तो सीधी सीधी बात है, इसको समझने की बात है। बहुत लोग डर के मारे इस बात को नहीं कहते थे मुखरता से, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं वो इस बात को मुखरता से कह रहे हैं, और इसीलिए देश की जनता की बात समझ में आ भी रही है। हाँ, हम लोग अंधे थोड़ी हैं, वो मतलब उनको मारना ही नहीं था ना ये पूछे बगैर, वरना क्या फ़ायदा होगा मारने का। 140 करोड़ अनदर रेगुलर हाँ नाम पूछ नहीं, टेररिस्ट अटैक तो रोज़ हो रहा है। अमित शाह साहब बिगेस्ट फेलियर एज ए होम मिनिस्टर हैं ही, वो उनसे बड़ा फेलियर तो कोई होम मिनिस्टर का, जैसे प्रधानमंत्री सबसे बड़े बिगेस्ट फेलियर हैं प्रधानमंत्री के रूप में, अमित शाह साहब फेलियर हैं सबसे बड़े हैं ही, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है ना, उनका काम ही नहीं है ना। मोदी जी तो कम से कम बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि देखिए मेरे तो खून में क्या है, अमित शाह जी और मोदी जी क्या बोलते हैं, हमारे खून में पैसा है, तो वो तो पैसा ही सोच समझ सकते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ काम नहीं आता है, आ ही नहीं सकता। एक व्यापारी एक सैनिक से ज़्यादा बहादुर होता है, ये नहीं, फिर उन्होंने नहीं बोला था नाम, मैं तो वो उनका बनिए शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, मैं नहीं कर रहा हूँ वो। और मोदी जी ने तो साफ तौर पे कहा था ना कि मेरे खून में ब्लड है, मेरे ब्लड में पैसा है, मनी। तो यही है ना, ये सच्चाई है। तो वो भी फेलियर थे और प्रधानमंत्री जी भी फेलियर हैं। तो अब आतंकवादी घटनाएं तो इसलिए रेगुलर हो रही हैं, बीजेपी के टाइम में ही होती हैं ज़्यादातर, ये भी एक कोइंसिडेंस है। और अगर किसी और सरकार के टाइम में होती हैं तो होम मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं, चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं 26/11 की तरह, सब आतंकियों को वहीं के वहीं पकड़ा जाता है, ट्रायल किया जाता है, सज़ा दिलाई जाती है। कसाब को दिलाई गई ना ट्रायल, भारत के संविधान को ऊपर रख के, कसाब जैसे व्यक्ति का भी ट्रायल करके। पर जब से ये RSS बीजेपी वाले लोग हैं तो फेलियर होते ही उनके, तो बस की नहीं है कुछ, वो आतंकी गायब हो जाए। अब वो आके वो तो हर आतंकवादी घटना चल रही थी, लेकिन इस घटना को कि अब भाई इतनी घटनाएं कर ली, फिर भी कश्मीर के लोग जो हैं हमारे देश के साथ खड़े हैं, अब क्या करें। इसलिए उन्होंने पूछ पूछ के, हिंदू मुसलमान पूछ पूछ के मारा, पूछ पूछ के मारा, हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तो अब तो कम से कम अलग होंगे। फिर भी हमारे देश के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मनुवादियों के मुंह पे वो लगा जो कश्मीर के लोगों ने, जो पुंछ के लोगों ने, जो हमारे पंजाब के लोगों ने, जो हमारे राजस्थान गुजरात के बॉर्डर के लोगों ने, सारा फर्स्ट अटैक तो उन्होंने झेला जी, फिर भी अलग नहीं हुए वो। जो हमारे आतंकवादी घटना से पीड़ित परिवार थे, उन्होंने, आपके जो ये क्रिमिनल्स हैं टेलीविज़न चैनल्स वाले, उनके बार बार पूछने के बाद भी बोला, एक छोटे से बच्चे ने 10-11 साल के, उससे भी 8 साल का छोटा, कि भाई हिंदू मुसलमान बकवास है, सरकार का फेलियर है। तब भी नहीं, मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसके अभी परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके अंदर से भी भारतीयता निकलती है ना। इसी से तो सबसे बड़ी चिंता है RSS के लोगों को, कि तब भी फेल हो गए तो क्या करें बेचारे, बताओ आप कहाँ जाके रोएं। उनकी पीड़ा भी तो समझिए, वो भारतवासी उनके मनुवाद को कामयाबी नहीं होने दे रहे। तो ये बुनियादी बात है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान करता है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, आतंकवादी है, वो मनुवादी है, और वो पाकिस्तानी और चाइना का एजेंट है। सीधी बात है, हिंदू मुसलमान का शब्द इस्तेमाल करते ही हो गया। और आज के टाइम में जो व्यक्ति, अब तो मैं अमित शाह जी का भी कहना छोड़ दिया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांगता, मुझे उसकी देशभक्ति पे शक है। भले ही वो राहुल गांधी जी हों या खड़गे जी हों या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, जो व्यक्ति इस समय में भी इतने बड़े देश के साथ एक तरीके से को छलने के बाद भी मोदी जी का इस्तीफा जो व्यक्ति नहीं मान रहा, मुझे उसकी राष्ट्रभक्ति पे शक है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज्म की और देश प्रेम की जड़ें बेहद गहरी हैं और उनको काटना असंभव है। चाहे जो ताकत हो, चाहे वो RSS नाम की ताकत हो, चाहे वो कम्युनलिज्म की ताकत हो या वो मनुवाद की ताकत हो, वो नहीं कर सकते। और जब तक इस देश में सेकुलर लोग, देश प्रेमी लोग जिंदा हैं, तब तक इंसान इंसान के बराबर है, और जो नहीं करेगा उनके खिलाफ लड़ाई जारी है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।